आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर फिजिकल साइंस में जो आपका चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ साइंस, चैप्टर नेम है, इसमें आज मैं बताऊंगी कि विज्ञान के कुछ अन्य आधारभूत सिद्धांत। कुछ अन्य यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि इससे पहले जो मैंने बताए थे वो विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत थे। उनके अलावा और भी कुछ ऐसे आधारभूत सिद्धांत हैं जो कि आज मैं उनको क्लियरली बताऊंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत है, वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज उनको फिर से दोहरा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो विज्ञान के कुछ ऐसे सिद्धांत, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष सत्य होता है। जो अन्य मैंने बताए थे, विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष सत्य है, ये मूल सिद्धांत हैं। यानी कि मेनली ये सिद्धांतों में से एक सिद्धांत ये है कि विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष सत्य है। इसका मतलब ये है कि विज्ञान हमेशा सत्य पर ही आधारित होता है। जो दिखता है हमेशा उसके पार देखता है, एकदम उसको वैसे ही स्वीकार नहीं कर लेता है। ठीक है, और अगर मैं अगले आधारभूत सिद्धांत की बात करूँ तो विज्ञान विश्लेषण पर आधारित होता है। जैसे कि लिख देती हूँ, आपको थोड़ा आसानी होगी। विश्लेषण पर आधारित है। ठीक है, यानी विज्ञान हमेशा विश्लेषण मांगता है। वो हमेशा जो दिखता है उसको नहीं, बल्कि एक जटिल से ज्ञान को विश्लेषित करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके समझाया जाता है। दूसरा अगर नियम की बात करूँ, अगले नियम की, जो अगला है सिद्धांत, विज्ञान परिकल्पना पर आधारित होता है। विज्ञान परिकल्पना पर आधारित है, यानी जो हम सोचते हैं उस पर हम कार्य करते हैं। जो दिख रहा है पहले उसके बारे में एक परिकल्पना बनाते हैं, फिर उस पर कार्य करते हैं, फिर इस तथ्य पे पहुंचते हैं कि जो हमने सोचा है वो सत्य है या असत्य है। विज्ञान हमेशा पक्षपात रहित, एक नियम ये भी है। चौथा नियम है कि विज्ञान हमेशा पक्षपात रहित होता है। तो ये तो हमारे आधारभूत सिद्धांत हो गए। अब मैं उन सिद्धांतों की बात कर रही हूँ जो कुछ अन्य और सिद्धांत थे जिनके बिहार पर विज्ञान के नियमों को विखंडित किया गया। सबसे पहले है स्वतंत्रता का सिद्धांत। यहाँ पर सिद्धांत का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने किसी भी कार्य के लिए स्वतंत्र है, यानी वो किसी पर बाधित नहीं है। छात्र, जैसे कि अगर मैं आगे बात करूं, छात्र के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। वे प्रयोग के किसी भी प्रकार के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि वो किसी भी तरह का प्रयोग करके उस सत्य की खोज कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऐसे क्या है कि वे चिंतन और अन्वेषण करने के स्वतंत्र होते हैं, यानी किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी रहस्य को सुलझाना है तो वो खुद से चिंतन कर सकते हैं, खुद से उसका अन्वेषण कर सकते हैं, उसकी नई खोज भी कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं विज्ञान को की स्वतंत्रता का सिद्धांत भी है। दूसरा है अन्वेषण का सिद्धांत। अन्वेषण मतलब होता है खोज करना। छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती हैं और उन्हें अधिक से अधिक अन्वेषण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे कि ये बोल दिया गया छात्रों को, नया टॉपिक अगर मैं बोलूँ रिसेंटली, कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, महामारी चल रही है, आप सब जानते हैं कौन सी महामारी की मैं बात कर रही हूँ। तो बस लोगों को ये बोल दिया गया, और जिनको खोज करनी है कि ये महामारी फैली है, इसके पीछे के सारे रहस्यों को, सारी चीज़ों को पता करिए, इकट्ठा करिए, और इसके पीछे क्यों ये वजह बनी फैलने की। तो उनको बस कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा दी गई। अब वो अन्वेषण यानी खुद से खोज कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद में रिजल्ट पे पहुँचते हैं। तो वो खुद से अन्वेषण करने का ये सिद्धांत हुआ, यानी कि छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाए और उन्हें अधिक से अधिक अन्वेषण करने के लिए प्रेरित किया जाए। ये सिर्फ इसलिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खोज करें। अगला है हमारा तार्किक चिंतन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमारा खोज होती है या विज्ञान सबसे ज़्यादा अगर किसी पे डिपेंड है तो वो तार्किक चिंतन पर ही डिपेंड है, यानी कि एक ऐसी रीजनिंग लॉजिकल बेस्ड चीज़ों को सोचना, खोजना। कोई भी चीज़ बिना रीज़न के, बिना लॉजिक के नहीं होती है, तो विज्ञान हमेशा उस लॉजिक पे पहुंचना, वही होता है हमारा
तार्किक चिंतन, इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः तार्किक चिंतन पर आधारित होती है। आगमन और तर्कों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। मैंने बोला था आपको कि विज्ञान ना टोटल खोज पे, तार्किक चिंतन पे, गूढ़ रहस्यों पे आधारित है, तो उसको करने के लिए इसको अपनाना जरूरी है। आगे है करके सीखने के सिद्धांत। इस सिद्धांत को बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना सिर्फ बीएड में बल्कि हर आगे आप जब भी किसी भी रिसर्च से रिलेटेड कोई भी फील्ड में जाते हैं या फिर बच्चों को आप खुद जब पढ़ाएंगे तो ये हमेशा पूछा जाता है। विज्ञान या आज के समय में बच्चों को जितना भी ज़्यादा पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करा जा रहा है, उनको खोज के लिए प्रोत्साहित करा, तो ये जो नियम है करके सीखने का सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी गवर्नमेंट भी बच्चों को जो सीखने के लिए या खुद से कुछ करने के लिए जो प्रमोट कर रही है, इसलिए इस नियम पे बहुत जोर दे रही है। इसमें क्या है, अगर बोलो तो मानव मस्तिष्क एवं भंडार ग्रह की तरह कार्य नहीं करता, जिसमें सभी तत्वों को भावी प्रयोग के लिए एकत्रित कर लिया जाता हो। वह एक जैविक प्रक्रिया है जो वर्तमान के संदर्भ में तत्वों का चयन करता है और कुछ ही भाग को समन्वित रूप से मानसिक शक्ति के रूप में एकत्रित करता है। इस विधि में ज्ञानार्जन हेतु यह सभी मानसिक परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है वो पूरा एक भंडार ग्रह है, यानी बहुत सारी ऐसी सूचनाओं का भंडार है, ठीक है। लेकिन हम इन सभी सूचनाओं को एक समय के बाद में एकत्रित तो कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ हमने अगर कोई भी चीज़ देख रहे हैं, हमारे सामने ये घटना घट रही, कुछ समय तक हमें याद रहेगी और फिर उसको भूल जाएंगे। या फिर कोई ऐसी चीज़ें किसी के द्वारा सुनी हो या कहीं पढ़ी हो, लेकिन अगर कोई भी चीज़ हमने करके देखी है, करके सीखी है, तो उस चीज़ को हम हमेशा अपने मस्तिष्क में लंबे समय तक उतार लेते हैं और भविष्य में अगर उससे संबंधित कोई भी घटना होती है तो हम उसको उसके आधार पर सुलझा लेते हैं। तो यही सिद्धांत पर आधारित है विज्ञान की करके सीखने का सिद्धांत, ठीक है। आगे हम बात करें उपयोगिता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि इस विधि में छात्रों को अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं, वे निश्चित समस्या समाधान हेतु प्रयत्नशील होते हैं, वे निश्चित नियमों और सिद्धांतों की खोज करते हैं। इस प्रकार यह विधि विकास पर जोर देती है, तथ्यों के एकत्रीकरण पे नहीं। अतः यह पूर्णतः उपयोगिता केंद्रित सिद्धांत है। इसमें ना ये होता है कि बच्चों के पास एक निश्चित समस्या होती है, उस निश्चित समस्या का समाधान, उसी समस्या का समाधान किया था, ना कि पूरे समस्याओं का। तो इसमें जो डाटा कलेक्ट करने की जोर नहीं दिया जाता है, बस समस्या का समाधान करने पे है कि आप किसी तरह से उस समस्या का समाधान कर लें, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता है। तो ये निश्चित तौर पे साइंस लॉजिकल बेस होता है कि बस जो चीज़ आपको दिख रही है उसी बेस पे आप कार्य करें। नेक्स्ट है हमारा वैयक्तिक कार्य का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इस विधि में प्रत्येक छात्र अपनी मानसिक शक्ति व अपनी गतिशीलता के अनुरूप कार्य करता है। उसके कार्य का मूल्यांकन भी इसी संदर्भ में किया जाता है कि वैयक्तिक कार्य का इस विधि में बहुत महत्व है। आप सब जानते हो कि कार्य हमेशा वही करना चाहिए जो आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुरूप कार्य हो सके। तो यहाँ पे वैयक्तिक कार्य का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता अलग होती है, उसकी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता के अनुसार ही वह अपना कार्य को अंजाम दे सकता है, कार्य कर सकता है। अगर ज़रूरी नहीं है कोई एक व्यक्ति 3 लोगों का काम करता है तो सभी व्यक्ति 3 लोगों का काम कर ले। हो सकता है कोई व्यक्ति एक इतनी मेहनत कर पाए कि वो सारा दिन करे फिर भी थोड़ा, कोई व्यक्ति सारे दिन में थोड़ा सा काम करे फिर भी वो तुरंत हो जाए। तो ये है कि हर व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता अलग होती है। यहाँ पे पर्सनल वर्क के ऊपर सिद्धांत दिया गया है कि कार्य क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए या देना चाहिए जो उस व्यक्ति की क्षमता होती है। तो आपको आज मैंने जो अन्य सिद्धांत के बारे में, विज्ञान के जो बेसिक सिद्धांत है मूलभूत, वो तो ये है कि विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष सत्य है, विज्ञान विश्लेषण पे आधारित है, विज्ञान परिकल्पना पे आधारित है। अगला मैंने बताया था कि विज्ञान पक्षपात रहित है, विज्ञान पक्षपात रहित, राइटिंग थोड़ी अजीब है,
रहे थे। ये सिद्धांत मूलभूत सिद्धांत है। उसके अलावा जो अन्य सिद्धांत मैंने बताए थे ये भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि अन्य हैं तो ये ज़रूरी नहीं है। दरअसल विज्ञान इन पे भी कार्य करता है, सिद्धांतों पे भी कार्य करता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत है, अन्वेषण का सिद्धांत है, तार्किक चिंतन का सिद्धांत है, करके सीखने का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत और व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि विज्ञान के जो आधारभूत सिद्धांत क्या होते हैं और अन्य आधारभूत सिद्धांत। तो इसके आगे मैं अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। थैंक यू।